गुलनाज मेरी बचपन की मंगेतर थी। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन आज तक गुलनाज से मिलने बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई थी। मैंने बस अपने दोस्तों से सुना था, दोस्त यानी कि मेरे चचाजाद बहन भाई जो कि मुझसे कम उम्र थे, उनसे यही सुना था कि गुलनाज शक्ल सूरत की बेपनाह हसीन है, मगर उतनी ही बिगड़ी हुई और नाजो अदा वाली है। उसके नखरे ऐसे हैं कि कोई गधा भी नहीं उठा सकता। मैं ये बातें सुनता तो मुझे बुरा लगता था। मैं सोचता कि खामखा ही मेरी गुलनाज को यूं बातें सुनाते हैं, जबकि वो तो हसीन परियों की जैसी थी। मैंने बचपन उसी के साथ खेलते हुए गुजारा था। जवानी में बस गुलनाज की एक झलक देखकर मैं अपने सब होशो हवास खो बैठा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी बुरी तरह गुलनाज का दीवाना हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे शादी की बहुत जल्दी थी। मैं बेचैनी से अपनी शादी का इंतजार कर रहा था। मेरी मंगनी गुलनाज के साथ तकरीबन 10 साल गुजर गए थे। अब मेरी शादी का वक्त करीब आ गया था। मुझे अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। एक बेचैनी थी जो मेरे दिल पर सवार थी। मेरी शादी का वक्त और तारीख तय हो गई तो मैं बेइंतहा खुश था। बिलाखिर मैं गुलनाज को पाने जा रहा था, जिसके मैंने जिंदगी के 20 साल ख्वाब देखे थे। अब गुलनाज मेरे आंगन में दुल्हन बनकर उतरने वाली थी। इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में गुम बारात का दिन आन पहुंचा। मेरे सब दोस्तों ने हंसी खुशी मुझे तैयार किया और फिर हम लोग घोड़े और गाड़ियों पर बारात लेकर गुलनाज के घर की तरफ चले गए। गुलनाज का घर अगरचे हमारे घर के सामने ही था, मगर हम बारात के लिए पूरा सड़क वाला रास्ता अपना कर गए थे, जिसमें हमने खूब हल्ला गुल्ला किया था। तभी रास्ते में मैं अपने दोस्तों से कुछ पीछे रह गया। वजह न जाने क्या हुई, मगर मैं खामखा ही पीछे रह गया। धुंधली से याद ही आती है कि मुझे एक आदमी ने घसीट कर पीछे किया था। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहता था। उसने ये काम इस फुर्ती से किया कि मेरा सेहरा मेरे सर से उतार कर एक और लड़के के चेहरे पर डाल दिया। ये वो लड़का था जो इस बूढ़े के साथ साथ ही चल रहा था। अब ये बात समझने वाली तो थी नहीं कि वो बूढ़ा जो मेरे साथ चल रहा था, उसने मेरी सर से सेहरा उतार कर एक दूसरे लड़के से सर पर क्यों बांधा था। शायद इसलिए कि लोग मेरे गुम होने पर ज्यादा शोर न मचा सके और सबको यही लगे जैसे कि दूल्हा उनके साथ जा रहा है। फिर बूढ़े ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ नहीं पाया कि बूढ़ा मुझसे चाहता क्या है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो मुझे घसीट कर एक तरफ ले गया तो मैं समझ गया कि वो मुझसे कोई खास बात करना चाहता है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से जेब में हाथ डाला और एक फटा पुराना सा बटुआ निकाल लिया। बटुए में से दो तस्वीरें निकली, जिनमें से एक गुलनाज की थी और एक कुछ अजीब सी तस्वीर थी जिस पर मैंने उस वक्त गौर नहीं किया। बूढ़े ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था। न जाने वो क्या बात कर रहा था। कुछ इशारों के नायों से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस वक्त उस बूढ़े पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि एक तो मुझे बारात से अलग कर दिया और मुझे अपनी उल्टी सीधी इशारों से न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बूढ़े को जोर से झड़क दिया और आगे निकल गया। बारात गुलनाज के घर तक पहुंच चुकी थी। सहरे वाला भांडा भी फूट चुका था। सब दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे। अब जब इनको पता चला कि मैं तो पीछे रह गया हूँ, तो बारात वापस पीछे आ रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और कहा, तुम भागकर कहाँ ही जाओगे, हम तुम्हारी शादी करवा कर दम लेंगे। यूं ये बात आई गई हो गई और मैं भी इस चीज को भूल गया। लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जब हम गुलनाज के तो वहाँ एक शोर सा उठा। मैं हैरान था कि किस किस्म का शोर है। लड़कियां एक दूसरे से अजीबो गरीब अंदाज में बातें कर रही थी। कोई तो कानों को हाथ लगाती तो कोई मेरे नसीब पर अफसोस करती कि अच्छा भला लड़का था, इसके साथ ये क्या होने जा रहा है। मैं इन सब की बातों को समझ नहीं पाया था। मैंने आगे जाकर एक दो औरतों से बात मालूम करने की कोशिश की तो वो भी कानों को हाथ लगाने लगी। किसी ने भी मुझे असल बात नहीं बताई। मेरे दोस्त कहने लगे, लगता है दुल्हन बहुत रो रही है। अमूमन ऐसे वाकयात में ही ये काम होते हैं कि लड़की रोते रोते बेहोश हो जाती है, मगर गुलनाज तो मुझसे मोहब्बत करती थी, वो ऐसा क्यों करती। यही सोचकर मैं गुलनाज की वालिदा के पास पहुंच गया। घर के बुजुर्ग एक जगह पर बैठे गहरी सोच में गुम थे। मुझे लगा न जाने क्या मसला हो गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं गुलनाज किसी और को पसंद तो नहीं करती। ये जहन में आते ही मेरा खून खोल उठा। मेरी हालत को पेश नजर रखते हुए अपा ने फौरन मुझे अपने पास बिठा लिया। फिर बुजुर्गों ने अपना फैसला सुनाया कि मैं गुलनाज से एक बार मुलाकात कर लूं, क्योंकि गुलनाज मुझसे निकाह करने पर राजी नहीं थी, बल्कि वो मुझसे एक बार मिलना चाहती थी और मुझसे एक शर्त भी मनवाना चाहती थी। ये बात मुझे खानदान के बुजुर्गों से मालूम हुई। खैर, जब मैं गुलनाज से अकेले मिलने के लिए उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो दुल्हन बनी बैठी थी, तो मैंने देखा गुलनाज के साथ एक और भी औरत थी जिसने अपना सर और जिस्म पूरी तरह ढक रखा था, जबकि गुलनाज का चेहरा अयां हो रहा था। मैंने देखा वो औरत जरा भी हिल न रही थी। औरत का हुजम काफी बड़ा था। मैंने गुलनाज को देखकर सलाम किया तो उसने बड़े ही पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया और बोली, मेरे सामने बैठ जाइए। मुझे हैरत थी कि गुलनाज इतनी बातें आज मुझसे क्यों कर रही है, जबकि हमारी शादी भी होना है। मैं आपसे शादी करना चाहती थी। गुलनाज ने एक तौक़ुफ़ की बात कहा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को अपने घर छोड़कर नहीं जा सकती। गुलनाज ने अपनी बचकाना बातों से मुझे हंसाना शुरू कर दिया।
मगर उसकी अगली बात सुनकर मेरी हंसी रुक गई थी। मैं आपसे शादी करने को राजी हूँ, मगर मेरी एक ही शर्त है। गुलनाज रुक गई थी। देखें, मुझसे कोई जबरदस्ती तो निकाहनामे पर दस्तखत नहीं करवा सकता। मुझे गुलनाज ने यह कहकर हैरान कर दिया था। आखिर ऐसी भी क्या शर्त है? बोलो, क्या तुम मुझसे जमीनों के मुरब्बे मांगोगी? मैंने हैरत से पूछा था। नहीं, मुझे जमीनों के मुरब्बे या महलों की कमरे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है मेरी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेरी शादी हो। वो क्या? तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मेरी बात सुनते ही गुलनाज ने अपना घूंघट पलटा और बोली, मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरी एक बेवा औरत भी दुल्हन बने। मैं उसके साथ इस घर से रुखसत हूँ। बेवा औरत? मैं इस वक्त बेवा औरत से शादी क्यों करूंगा, जबकि मुझे अपनी दुनिया की सबसे हसीन लड़की मिल रही है? मैंने मोहब्बत जताने वाले अंदाज में कहा तो गुलनाज चीख पड़ी, मैंने तुमसे ये बातें नहीं पूछी। मैंने जो कहा है वो करोगे या नहीं? गुलनाज गुस्से में थी। मैंने मुनासिब यही समझा कि उसकी बात मान लूं। ठीक है गुलनाज, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। मैं तुमसे पहले एक बेवा औरत से भी शादी कर लूंगा। अब खुश हो तुम? मैंने कहा, हाँ मैं खुश तो हूँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी में बेवा औरत ढूंढोगे कहाँ से? जब तुम्हें पाना है तो फिर औरत को ढूंढना कौन सा मुश्किल, तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा। मैंने मरे हुए लहजे में जवाब दिया था। समझ नहीं आता था कि गुलनाज ये सब क्यों कर रही थी। चलो फिर ढूंढ लो, गुलनाज ने लापरवाही से जवाब दिया। देखो गुलनाज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साथ रहें? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मोहब्बत करते हो तो फिर किसी बेवा औरत से शादी करो। गुलनाज जैसे अपनी जिद पर अड़ गई थी, जबकि मैं उसके साथ बैठी उस औरत को देख रहा था जो अभी तक अपनी जुबान तो क्या, उसने अपने वजूद को भी हिलाया नहीं था। लगता था जैसे वो सांस नहीं ले रही, बल्कि कोई मुर्दा बुत बैठा हो। फिर अचानक मेरी बीवी गुलनाज ने उस लड़की की तरफ इशारा किया और बोली, आपको कोई बेवा औरत ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं को आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये आपकी दुल्हन बने। इनकी भी उम्र काफी हो गई है। अब इनसे कोई पहली शादी वाला तो शादी ना करेगा, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत खिदमत की है। मैं चाहती हूँ कि इन्हें मैं इनाम के तौर पर हमेशा अपने साथ रखूं, वो भी अपनी सौतन के तौर पर। गुलनाज ये कहकर चुप हो गई। मैं उसका मुंह देखने लगा। गुलनाज, तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हारे और इस औरत के दरमियान बांट नहीं सकता। जहाँ तक बात है सवाब की, तो यतीम और बेवा औरतों के लिए बहुत सारी ऐसे इंतजामात मौजूद हैं जिनमें उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कहो तो मैं तुम्हारी इस नौकरानी के लिए शहर का सबसे अच्छे से अच्छा सेंटर भी बुक कर सकता हूँ। मैंने कहा तो गुलनाज खफा होने लगी। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको पहले मेरी इस नौकरानी से शादी करना होगी। गुलनाज ये कहकर अड़ गई। अब मुझे समझ न आ रहा था कि बड़ों को ये बात कैसे समझाऊं। बिलाखिर गुलनाज की वालिदा भी कमरे में खुद ही आ गई। कहने लगी, क्या बात है बेटे, तुम लोगों की बात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। सब बड़े आखिर इस बात पर परेशान हैं कि गुलनाज को इन वक्त पर क्या हुआ जो वो निकाह से इनकारी हो गई। गुलनाज की अम्मी बहुत परेशान थी। अरे आंटी, आप परेशान न हो। गुलनाज की एक बचकाना सी शर्त है। मैं जानता हूँ कि वो ये वक्ती जिद कर रही है। वो मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहती है। मैंने गुलनाज की वालिदा से कहा तो गुलनाज यकदम भड़क उठी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो बचकाना शर्त रखूं। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने इनसे शादी नहीं की, इनको अपने निकाह में नहीं लिया, तो मैं भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कौन जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाता है। गुलनाज का खूंखार लहजा देखकर मैं भी परेशान हो गया। पहले तो मुझे लगा था शायद वो मेरी मोहब्बत को आजमा रही है, लेकिन अब वाकई वो संजीदगी से ये बात कर रही थी कि उसे अपनी नौकरानी को मेरे साथ निकाह में देना है। सब लोग इस बात से हैरान परेशान थे कि आखिर ऐसा भी कर सकती है। मैंने गुलनाज से इसकी वजह पूछी तो उसने एक अजीब बात बता दी। कहने लगी कि एक तो ये नौकरानी मेरी सारी जिंदगी खिदमत करती रही है, दूसरी बात तो ये है कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये मेरी माँ की जगह है, और फिर मैं चाहती हूँ कि सारी जिंदगी अगर मैं काम ना भी कर सकूं तो ये मेरी खिदमत करती रहे। गुलनाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक 40 साल औरत को अपने साथ सिर्फ इसलिए ब्याह कर ले जा रही हो ताकि ये तुम्हारी खिदमत कर सके। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। गुलनाज की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर मैं परेशान हो गया। बात बड़ों तक पहुंच गई। आखिर गुलनाज ने वादा किया कि जैसा गुलनाज चाहती है वैसा ही होगा, मगर इन्होंने मुझे कसम दी कि मैं कभी उनकी बेटी को कोई दुख न दूं, उस पर कोई आंच न आने दूं। मैं सिवाय उनकी हाँ में हाँ मिलाने के और कर भी क्या सकता था। यूं मैंने हामी भर ली। बस थोड़ी देर के अंदर अंदर एक अजीबो गरीब निकाह हुआ। एक तरफ गुलनाज की नौकरानी बैठी थी, दूसरी तरफ गुलनाज खुद। यूं मेरा निकाह इन दोनों औरतों के साथ पढ़ा दिया गया। गुलनाज की नौकरानी का मैंने चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसने खुद को सर से पांव तक ढक रखा था। उसने कबूल इजाब किया और फिर वो दोनों रुखसत होकर मेरे साथ मेरे घर आ गई। मैंने गुलनाज की नौकरानी को बाहर भेजना चाहा। गुलनाज बोली कि आज रात को ये मेरे साथ ही रहेंगी। मुझे इनके साथ सोने की आदत है। आहिस्ता आहिस्ता मैं नई जिंदगी के साथ जीना सीख लूंगी तो फिर हमारी जिंदगी का आगाज भी हो जाएगा।
गुलनाज की बात सुनकर मुझे एक और झटका लगा, मगर मैं खामोश रहा। मैं नहीं चाहता था कि मैं शुरू में ही उस पर अपना रोब झाड़कर उसे खुद से दूर कर दूं। बात आई गई हो गई, 2-3 दिन भी गुजर गए। अब गुलनाज मेरे कमरे में आई, मगर उसकी तबीयत में एक बेचैनी सी थी। वो हर वक्त अपनी नौकरानी के पास जाने के लिए तड़पती रहती। मैं उसके पास भी आता तो वो अपनी गुलबाजी की बातें ही करती रहती। मैंने एक दिन उसे समझाना चाहा कि मियाँ बीवी का रिश्ता और होता है। अगर वो गुलबाजी के साथ ही रहेगी तो हम दोनों की दूरियां बढ़ने लगेंगी। खैर आहिस्ता आहिस्ता गुलनाज ये बात समझ गई। वो मेरे करीब रहने लगी। हम दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का आगाज हो गया। वो मुझे हर बात बताती, मुझसे काफी सारी चीजें जो कि अपने माँ बाप को भी न बताती होगी, अब अपने खानदान के बारे में बताने लगी। मुझे गुलनाज से बातें करके अंदाजा हुआ था कि उसका जहन काफी बचकाना है, मगर वो अभी एक मामले में बहुत साबित कदम रही थी, और वो ये थी कि उसकी नौकरानी गुलबाजी हर वक्त खुद को पर्दे में ढांपे रखती। हालांकि वो मेरी शरण बीवी थी, मगर मैंने आज तक उस औरत का एक हाथ भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, गुलनाज मेरे आसपास आ जाती। मैं उसे देखकर पूछता, गुलनाज, मुझे मेरी दूसरी बीवी का चेहरा तो देखने दो। इस पर वो हंसकर मुझे टाल देती। आखिर एक दिन मुझे अपनी दूसरी बीवी से बात करने का मौका मिल ही गया। ये उस वक्त की बात है जब गुलनाज शायद किचन में नहीं थी। वो ऊपर छत पर कोई काम कर रही थी। जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो देखा गुलबाजी यानी कि गुलनाज की नौकरानी और मेरी दूसरी बीवी वहां काम कर रही थी। मैंने मौका देखकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके करीब जाने लगा। वो तो जैसे बहुत घबराने लगी। उसने आगे बढ़कर अपने हाथ में कोई तेज आला पकड़ लिया और बोली, आप मेरे करीब आए तो मैं खुद लूंगी। खुदा के लिए यहाँ से चली जाइए, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने कहा तो वो और ज्यादा रोने लगी। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे गुल बीवी मार देगी। मैं उनकी मिल्कियत हूँ। वो जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। उनके मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। मैं ये भूल नहीं सकती कि वो हर जगह पर मेरी मदद करती रही हैं। उस औरत ने ये कहा और वहां से जाने के लिए भागी ही थी कि दरवाजा तो आगे बंद था, मगर उसने इतनी ध्यान से खुद को पकड़ रखा था कि अभी तक उसका चेहरा और हाथ पांव में देख नहीं पाया था। वो हर वक्त खुद को बड़े से लिबास में ढांपे रखती, यहाँ तक कि बात उसके मायके तक पहुंच गई। गुलनाज को अपनी खूबसूरत और हसीन बीवी होने के साथ मुझे उस औरत से बात करने की क्या जरूरत थी जिसने बराए नाम मेरी बीवी है। गुलनाज ने कहा कि उसने इस औरत को इसलिए अपने साथ रखा है ताकि वो सारी जिंदगी उसकी खिदमत करे, और उसे निकाह इसलिए करवाया गया क्योंकि वो औरत बेवा थी और एक गैर महरम के घर वो दिन रात काम नहीं कर सकती थी, वो भी बिना किसी रिश्ते के। गुलनाज तो इस कदर बचकाना थी कि वो अपनी नौकरानी के बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। गुलनाज ने अपने इस मौके से सबको लपेट में ले लिया, मगर मैं जानता था कि बात ये नहीं है। अब मैंने गुलनाज की एक और रग पकड़ ली थी। दरअसल गुलनाज बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं जब भी उसे ऐसी बात करता वो कह देती, मैं अभी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहती हूँ। खुदारा आप ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं आपके साथ बड़ी मुश्किल से अपना दिल लगाने में कामयाब हुई हूँ। अब अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये कहकर गुलनाज ने मुझे टाल दिया, मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा खेल समझ गया था। बिलाखिर मैंने गुलनाज से 2-3 महीने बाद फिर जिद करना शुरू कर दी। देखो गुलनाज, अगर तुमने बच्चा पैदा नहीं करना तो फिर इस रिश्ते का फायदा ही क्या है। फिर तो मुझे मेरी दूसरी बीवी के साथ रहने दो। वो भी तो शरान मेरी बीवी है, मैं उसके पास जा सकता हूँ। कम अज कम वो मेरी औलाद तो पैदा कर ही सकती है। हर मर्द चाहता है कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, कौन चाहता है कि उसकी औलाद न हो। मैंने ये कहकर गुलनाज को लाजवाब कर दिया। वो और ज्यादा रोने लगी, बोली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो मुझे बचपन से चाहते हैं। गुलनाज की बातें समझ से बाहर थी। वो मुझे दूसरी बीवी के साथ भी रहता नहीं देख सकती थी, खुद मेरे लिए औलाद भी पैदा नहीं करना चाहती थी। खैर मैंने अपनी दूसरी बीवी साथ करने का सोचा क्योंकि वो कुछ समझदार मालूम होती थी। अगले दिन मैंने गुलनाज के लिए बहुत अच्छा खाना पकाया। मैं जानता था कि मुरगन ग़िज़ा खाने के बाद इंसान को गहरी नींद आती है। देसी मुर्ग जो मैंने सिंध के इलाके से मंगवाया था वो मेरे ही एक नौकर ने खास गुलनाज और उसकी नौकरानी के लिए बनाया था। हम लोगों ने जब वो मुर्ग की यखनी पी तो सभी को बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने जानबूझकर उस यखनी से ज्यादा हिस्सा नहीं पिया ताकि मैं जागता रहूं। मेरे नौकर का कहना था कि ये यखनी पीने के बाद इंसान बाकायदा सो जाता है, जबकि गुलनाज की नौकरानी ने भी खाया पिया कम ही था। यूं अपनी सोची समझी स्कीम के तहत जब गुलनाज सो गई तो मैं अपनी बड़ी बीवी के कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शायद उसने दरवाजा खुला ही रखा था। मैंने देखा वो चाय नमाज पर बैठी रो रही थी। शायद वो रोजाना ऐसा ही करती थी, मगर मुझे कभी मालूम नहीं हुआ था कर वो चटक गई। मगर मैं समझ गया था कि वो दीनी और मजहबी रुझान रखने वाली औरत है। मैंने फौरन उसे घेर लिया, कहा कि शौहर की इताअत ना करोगी तो सारी जिंदगी और इस जिंदगी के बाद भी जहन्नुम में चलोगी। तुम अपनी मालकिन की बात मानकर अल्लाह को नाराज कर रही हो क्योंकि तुम्हारा शौहर मैं हूँ।
इतना कहना था कि वो नरम पड़ गई। वो बला की खूबसूरत थी। मुझसे कहने लगी, माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहती थी, ना ही गुलनाज बीबी के साथ, मगर इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। वो निहायत बचकाना जहन की मालिक हैं। कहती हैं कि उन्हें बूढ़ा नहीं होना, वरना वो शौहर की नजरों में अपनी अहमियत खो बैठेंगी। मैं उनके लिए बच्चे पैदा करूं और वो सारी जिंदगी अपनी खूबसूरती कायम रख पाए। मैं उस औरत के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह गया कि कोई लड़की इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती बचाने की खातिर थे। और फिर चूंकि वो उसका एहसानात कर चुकी थी, तो वो औरत जो कि गुलनाज की नौकरानी थी, अब बोलने के काबिल भी नहीं थी। मैंने ये सारा ड्रामा खत्म करने का फैसला किया। सुबह हुई तो गुलनाज को सारी बात समझा दी। कहा कि अब मैं ये नाटक बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके माँ बाप से भी कहा कि आप ही कुछ फैसला करें। अगर गुलनाज मेरी औलाद पैदा नहीं करना चाहती, फिर इस रिश्ते का फायदा ही क्या है। अभी तक इस बात का कोई फैसला नहीं हो सका। गुलनाज की काम वाली, जिस पर उसने हजारों एहसानात किए हैं, वो भी घर में है, गुलनाज भी, मगर मैं सुकून से महरूम हूँ। आप